एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हमारा एक सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है अबाउट इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, कल तक हमने इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस में देख लिया था, फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ लिया था एंड आज हम इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज दैट इट ऑलवेज अटेन्स अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड होगी तो वो हमेशा केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करती है, मतलब उस रिएक्शन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इज 0। इनिशियली क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाले होते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है, रेट होती है जो फॉरवर्ड रिएक्शन की वो मैक्सिमम होती है, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो नियर टू 0 होती है। बट एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है रिएक्टेंट से, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, नाउ एट अ सर्टेन स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक ऐसी स्टेज आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस से कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाती है। उस स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। नाउ इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब कोई कंपाउंड, जब कोई सब्सटेंस पहुंच जाता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी रेट जो होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, वो दोनों इक्वल हो जाती हैं। सेकेंडली, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। इक्विलिब्रियम स्टेट पे इक्विलिब्रियम अटेन करने पर जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जाने पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस व्हिच डिसअपीयर पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होने वाली होती है या हो रही होती है, तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के दौरान, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स डिसअपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ रिएक्टेंट एंड उतने नंबर ऑफ मोल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द केमिकल प्रोसेसेस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं जब केमिकल प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो रही होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। ये आपने कल भी पढ़ा था, मतलब द रिएक्शन ऑल्दो अपीयर्स टू बी स्टॉप बट एक्चुअली टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन विद सेम स्पीड। केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान डायनामिक नेचर अटेन किया जाता है, जिसमें हमें लगता है कि रिएक्शन अब फर्दर नहीं होगी, प्रोसीड नहीं होगी, रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल होती हैं। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है विथ सेम स्पीड। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब फॉरवर्ड साइड से भी एंड बैकवर्ड साइड से भी। एट इक्विलिब्रियम ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज अ फिक्स्ड कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो फिक्स होती है एंड ये जो कंसंट्रेशन होती है ये इंडिपेंडेंट होती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट हुई है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर आप किसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल देते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट का केवल इतना काम होगा कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन जल्दी से अटेन कर ली जाएगी। द कैटलिस्ट ओनली हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन रैपिडली।
जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की, रिएक्शन की, जैसे कि टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी, ये सभी टाइम के साथ चेंज नहीं होती जैसे ही आपकी रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर रही होती है या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंच चुकी होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज अबाउट एक्टिव मास। अगर एक्टिव मास की बात की जाए तो द टर्म एक्टिव मास मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर और द प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैस इन द एटमॉस्फेयर। In case of gases and solution, molar concentration means the number of gram molecule per liter. अब देखिए, एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मास के कॉन्सेप्ट की मदद से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो देखिए, जो टर्म एक्टिव मास है उसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है मोल पर लीटर में, या फिर प्रेशर किसी गैस का जिसे हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक यूनिट में। ओके, अब देखिए, एक्टिव मास का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन लीटर, मतलब मोल्स पर लीटर। और एक्टिव मास को अगर हम और डिराइव करें तो आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको किलोग्राम में सब्सटेंस गिवन है तो आप इनटू 1000 कर देंगे, तो आपके पास एक्टिव मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाता है वेट ऑफ सब्सटेंस W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इंटू वॉल्यूम इन ml। ओके, नेक्स्ट, द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट। अगर आपको कोई रिएक्शन गिवन है, उसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है या फिर प्योर लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके लिए आप एक्टिव मास जो होगा वो लेंगे यूनिटी, मतलब सिंगल 1 लेंगे आप एक्टिव मास इन केस ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड्स। ओके, लेकिन ये कंडीशन आपकी गैसियस स्टेट, गैसियस सब्सटेंस के लिए नहीं फॉलो होगी। उसके लिए गैसियस सब्सटेंस के लिए आपको एक्टिव मास को कैलकुलेट करना होगा। एंड आपको बहुत अच्छे से पता है एक्टिव मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपने पहले फॉर्मूला देख लिया है। अदरवाइज आपको कोई मोलर कंसंट्रेशन गिवन है तो आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू V इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। आपको पता है गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है आपका डेंसिटी, तो आपने डेंसिटी से रिप्लेस किया, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। एंड अगर ml में या फिर जैसी भी कन्वर्जन यूनिट होगी तो आप डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 कर देंगे, आपके पास मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। एंड मोलर कंसंट्रेशन अगर आपको गिवन है तो आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एक्टिव मास इज इक्वल्स टू density of the substance divided by the molecular weight of the substance। तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाता है एक्टिव मास का, दैट इज डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। नाउ वी हैव द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की मदद से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट विल बी टोटली डिपेंड ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन जो था वो आपके गुलबर्ग एंड वागे नाम के साइंटिस्ट ने डिराइव किया था। It states that at constant temperature, the rate of the chemical reaction is directly proportional to the product of active mass of the reacting substances. Law of chemical equilibrium बोलता है कि जैसे ही किसी रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, देखिए, अब हम डिटरमाइन करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक रिवर्सिबल होमोजीनियस रिएक्शन ली A plus B, दैट इज रिवर्सिबल एंड गिविंग द प्रोडक्ट C+D। हमने एक्टिव मास ले लिए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के लिए। आपको पता है एक्टिव मास को जब भी आप डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप ये बिग वाले ब्रैकेट के अंदर जो रिएक्टेंट स्पीशीज है या फिर प्रोडक्ट स्पीशीज है उन्हें लिख देंगे। तो एक्टिव मासेस A, B, C, D के बने
A, B, C and D respectively at equilibrium condition. अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses of reactant and rate of backward reaction is directly proportional to the active masses of the product. तो देखिए RF है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड RB है आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो देखिए हमने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो हमारे पास दो कांस्टेंट आ जाते हैं KF एंड KB. नाउ व्हाट आर KF एंड KB? KF आपका है कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड KB आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. ओके, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपके फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है. तो आपने RF की वैल्यू रखी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. यहां से देखिए KF एक्टिव masses of A and B is equals to KB एक्टिव masses of C and D. आपने KF अपॉन KB किया तो आपके पास आया एक्टिव masses of C, active mass of D divided by active mass of A into active mass of B, and KF upon KB is your KC, that is equilibrium constant. Equilibrium constant की वैल्यू होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड कांस्टेंट. तो KC की वैल्यू आपके पास आ जाती है एक्टिव masses of the product divided by active masses of the reactant. Okay. Now, Kc is known as equilibrium constant and Kc has a definite value for every chemical reaction at a particular temperature. अब देखिए आपको कोई जनरल रिएक्शन गिवन है M1A plus M2B M3C गिविंग N1M plus N2M plus N3O. अब आपको पूछा गया है Kc की वैल्यू बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताइए. तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ जितने भी आपको प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन गिवन है एक्टिव masses ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट. अब आपको जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन है रिएक्शन के अंदर उसे आप पावर के अंदर लिख देंगे. ओके, so the equilibrium constant at a given temperature is the ratio of the rate constant of forward and backward reaction. तो rate constant equilibrium constant क्या है आपका? Kc is equals to Kf upon Kb. अब अगर हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ K कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कौन कौन सी फॉर्म है, तो हमारे पास दो फॉर्म्स प्रेजेंट है. नंबर 1 इज Kc एंड नंबर 2 इज Kp. Kc आपका कंसंट्रेशन टर्म कंसंट्रेशन चेंज के रेस्पेक्ट में है एंड Kp आपका पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में है. देखिए अगर आपको कोई रिएक्शन गिवन है A प्लस बी इज इक्वल्स टू C प्लस डी, तो Kc की वैल्यू आपको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो आपने लिख दिया कंसंट्रेशन के टर्म्स में C इंटू डी एक्टिव masses ऑफ C इंटू डी डिवाइडेड बाय एक्टिव masses ऑफ A इंटू बी. वहीं अगर प्रेशर की टर्म में बात की जाए तो PC इंटू पी डी डिवाइडेड बाय PA इंटू PB. व्हाट आर PC? P आपका पार्शियल प्रेशर है जो C का है इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D कंपाउंड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन Kp एंड Kc. यहां से आपको क्वेश्चंस जनरली देखने को मिल जाते हैं. Kp इज इक्वल्स टू KCRT डॉट डेल्टा N. Kp और Kc का जो रिलेशन है वो हम डिराइव नहीं कर रहे, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली लर्न रखना है. Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT डेल्टा N. नाउ व्हाट इज डेल्टा N? देखिए डेल्टा N जो होते हैं वो होते हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस. डेल्टा N की वैल्यू लाई करती है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड Kp is expressed by the unit molar liter inverse delta N and Kp की जो यूनिट होती है वो होती है एटमॉस्फेरिक डेल्टा N. ओके, नाउ अब आपके पास तीन केसेस अराइज होते हैं डेल्टा N की वैल्यू में चेंजेस आने पर. सबसे पहले जब डेल्टा N की वैल्यू 0 है. डेल्टा N की वैल्यू 0 है मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट के जितने भी मोल्स हैं उनका माइनस सब्ट्रैक्शन 0 आ रहा है. मतलब Kp और Kc की वैल्यू आपकी 0 हो जाए. Kp एंड Kc की वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी जब नंबर ऑफ मोल्स सेम है या फिर 0 है. ओके, रिएक्शन आपको गिवन है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे आपके 1,
यहाँ पे आपके 1। टोटल रिएक्टेंट में आपके पास 2 मोल्स हैं एंड प्रोडक्ट के अंदर भी आपके पास 2 मोल्स हैं। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल किया आपने तो आपके पास वैल्यू आती है 0। आपने वैल्यू पुट करी Kp इज इक्वल्स टू KCRT, डेल्टा एन की वैल्यू 0 पुट करी तो आपको पता चला Kp की वैल्यू Kc के बराबर है जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 है। अब डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जब Kp की वैल्यू ज्यादा होगी Kc से। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहां पे आपके पास रिएक्टेंट में 1 मोल है, PCl5 का 1 मोल है, यहां पे आपके पास प्रोडक्ट में 2 मोल है, तो आपने 2 - 1 किया तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आई 1। तो Kp की वैल्यू जब ज्यादा होगी Kc से तो डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट इज जब डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी। डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब प्रोडक्ट के मोल कम होंगे रिएक्टेंट के मोल से। तो अब आप देखिए रिएक्शन, यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट में मोल है 4 एंड प्रोडक्ट में आपके पास मोल है 2। तो आपने 2 - 4 किया तो आपके पास वैल्यू आती है -2, विच मीन्स Kp इज लेस देन Kc। तो ये आपके 3 केस थे डेल्टा एन के बेसिस पे। नाउ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो K की वैल्यू 1 हो सकती है, K की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, या K की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। K की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल होंगे। K की वैल्यू ज्यादा होगी 1 से जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा होंगे, एंड K की वैल्यू कम होगी 1 से जब प्रोडक्ट कम होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड C plus D गिविंग राइज टू A plus B, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो देखिए आपको एक रिएक्शन गिवन है, आपको यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है। जनरली आप देखते हैं A plus B गिविंग राइज टू C plus D, लेकिन जैसे ही आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया C plus D गिवन राइज टू A plus B और आपसे पूछा गया बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। तो देखिए Kc डैश के लिए एक नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जब रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट। अब आपका A plus B प्रोडक्ट बन चुका है तो आपने A plus B लिखा, A into B लिखा डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ C into D। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ Kc। नाउ व्हाट इज Kc? Kc है आपका वो रिएक्शन जब आपकी रिएक्शन जनरली हो रही थी A एंड B रिएक्टेंट जब C और D प्रोडक्ट को बना रहे थे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दूसरे वाले Kc डैश जब रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गया, अगर उनके बीच में रिलेशन देखा जाए तो Kc डैश विल बी इक्वल्स टू 1/Kc। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। When a reversible reaction can be written with the help of 2 or more stoichiometry equation, then the value of equilibrium constant will be numerically different in these cases. अब देखिए आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर स्टोकियोमेट्री भी गिवन है। तो देखिए आपने Kc की वैल्यू लिखी N2, एक्टिव मासेस ऑफ N2 into O2। यहाँ पे स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट 2 है तो इसलिए आपने पावर में 2 लगा दिया। NO2 का स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट 2 है तो आपने यहाँ पे भी 2 लगा दिया एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अगर इस इक्वेशन को हम 2NO2 गिविंग राइज टू N2 plus 2O2 इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जो नया Kc डैश होगा, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ Kc। और अगर इसी रिएक्शन को nth टर्म से डिवाइड कर दिया जाता है तो Kc की वैल्यू बन जाती है Kc टू दी पावर 1/n। अगर इसी फर्स्ट रिएक्शन को, इसी फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ये नया Kc जो होगा आपका दैट विल बी इक्वल्स टू दी Kc टू दी पावर 2 and this reaction is multiplied by n, then Kc dash will be equals to the Kc to the power n. If a reaction can be expressed as the sum of 2 or more reactions, then overall Kc will be equal to the product of individual equilibrium constant of the reactions. अब देखिए मान लीजिए आपको 2 रिएक्शन गिवन है, SO2 gaseous plus half O2 giving rise to SO3 gas, एंड इसके लिए आपको K1 दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
दूसरी रिएक्शन आपको गिवन है NO2 गैस गिविंग राइज टू NO2, NO गैस प्लस हाफ O2 गैस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए इन दोनों का म्यूचुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो म्यूचुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो K विल बी इक्वल्स टू K1 इंटू K2। This was all about chemical equilibrium. Now, in case if you are new here at our YouTube channel, you can like, share and subscribe. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। Now, a very important announcement. If you are preparing for CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. On Unacademy platform, you will get daily live classes, structural courses, live tests and quizzes, and with one subscription, you will get unlimited access. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। जब आप ये डिटेल पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, and after using this referral code you will get 10% discount on total fee. Thank you very much guys. I hope आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।